जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का समावेशी शिक्षा विषय से 2016 से लेकर 2020 तक में जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि हमारे पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं और हमें कैसे करना है। तो पहला प्रश्न है, श्रवण क्षीणता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो श्रवण क्षीणता यह शब्द जो है वो डाउट डाल रहा है। श्रवण का मतलब होता है सुनना, क्षीणता का मतलब होता है कमी। सुनने में कमी के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, कि जिसको कम सुनाई दे रहा है उसके कितने प्रकार हैं। तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है चालकीय श्रवण हानि, मतलब जो बाहरी कान है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं उसमें कमी के कारण हमें कम सुनाई देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? चालकीय श्रवण हानि कहा जाता है। उसके बाद आता है संवेदी तंत्रिका श्रवण हानि। संवेदी तंत्रिका श्रवण हानि का मतलब है जो पर्दा लगा होता है, बोलते हैं कान के अंदर होता है पर्दा, पर्दे के पीछे क्या होता है? संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं, जो क्या करती हैं? इन तरंगों को, हमारी साउंड के तरंगों को रीड करती हैं और माइंड को संदेश देती हैं, जिससे जो चीजें तरंगे जाती हैं उससे यह समझ पाता है दिमाग कि किसी व्यक्ति ने क्या बोला है। तो क्या है? संवेदी तंत्रिका श्रवण कमी। इनमें संवेदी तंत्रिकाओं में कमी की वजह से अगर सुनने में क्षीणता आ रही है, कमी आ रही है, तो एक कारण यह हो सकता है। उसके अलावा मिश्रित श्रवण हानि, मतलब दोनों कारण हो सकते हैं, चालकीय श्रवण हानि और संवेदी तंत्रिका श्रवण हानि। दोनों के कारण भी कम सुनाई दे सकता है या बिल्कुल सुनाई नहीं दे सकता है। तो इनके तीन प्रमुख प्रकार थे, यह तीनों क्लियर हुए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता के प्रकारों का नाम लिखिए। विशिष्ट अधिगम मतलब विशेष प्रकार के अधिगम में निःशक्तता, कमजोरी या समस्या के प्रकारों के नाम लिखिए। अगर बालक में कोई एक समस्या है, विशिष्ट समस्या है अधिगम से लेकर, उस निःशक्तता को कितने प्रकारों में बांटा गया है, उस डिसेबिलिटी को क्या कहते हैं। अगर उसके पढ़ने में समस्या है तो उसे पठन अक्षमता या डिसलेक्सिया बोला जाता है। अगर उसे लेखन में समस्या है तो उसमें कौन सा है? डिस्ग्राफिया। और अगर गणित में अक्षमता में, गणित के सवालों को सॉल्व करने में परेशानियां है तो डिस्कैलकुलिया बोला जाता है। डिस्कैलकुलिया डिसेबिलिटी से ग्रसित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों की एक विशेषता बताइए। तो पिछड़ा बालक है कौन? सबसे पहले यह जानते हैं, जिनका आईक्यू लेवल सामान्य बालकों से, सामान्य बालकों का बुद्धि लब्धि कितना होता है? 90 प्लस, 90 से 110 के बीच में होता है बुद्धि लब्धि। तो जिनका 90 से कम है बुद्धि लब्धि, जिनका 90 से कम है वो कौन से बालक हैं? पिछड़े बालक कहे जाते हैं। जो उम्र के अपेक्षित हिसाब से नहीं सीख पाए हैं, जैसे कक्षा 3 के बच्चों को जोड़ घटाना आसानी से आता है, सामान्य बच्चों को भी आता है। अगर उस बच्चे को जोड़ घटाना नहीं आ रहा है तो कौन सा बालक है? पिछड़ा बालक है। यह बातें क्लियर हुई। पिछड़ा बालक कौन है, उसमें विशेषता क्या है? उसका आईक्यू लेवल सामान्य बालकों से कम होता है। असफलताओं के कारण क्लास में समायोजन में समस्या महसूस करता है। यह सारी विशेषताएं पिछड़े बालकों की होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? जो बच्चा क्लास में शरारती है वो बालक कैसा है? समस्यात्मक बालक है। जो खुद को परेशानी में डाले उसके साथ ही अपने साथियों को भी परेशानी में डाल दे, वो बालक कैसा है? समस्यात्मक बालक है। तो समस्यात्मक बालक वह है जिसके व्यवहार और कार्यों से दूसरों की समस्या उत्पन्न होती है। उसका व्यवहार सामान्य बालकों से क्या होता है? भिन्न होता है। उसका काम क्या होता है? चोरी करना, झूठ बोल विचार का होता है समस्यात्मक बालक। यह सारे लक्षण आक्रामक समस्यात्मक बालक में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो बुद्धि लब्धि जो शब्द आया है, यह शब्द आया कहाँ से? तो बुद्धि लब्धि को पहले क्या कहा जाता? बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण का जो नाम बदलकर बुद्धि लब्धि रखा, या किसने रखा था? स्टर्न ने रखा था। स्टर्न के बाद में जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिए हैं उनका क्या नाम था? टर्मन था। क्या नाम था?
टर्मन था जिन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। बुद्धि लब्धि एक स्केल होता है जिसमें सभी बालकों को बांटा गया होता है। अगर किसी भी बालक का बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में है तो कैसा है? सामान्य बालक है। अगर उस बालक की बुद्धि लब्धि 140 प्लस है तो प्रतिभाशाली बालक है। और किसी बालक का 70 से कम है बुद्धि लब्धि तो कैसा बालक है? मूर्ख बालक है या जड़ बालक है। तो बुद्धि लब्धि सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो मानसिक आयु क्या है, वास्तविक आयु क्या है? तो मतलब जो आपकी अवस्था है, मतलब आप 8 साल के हैं और सवाल आप 10 साल के बच्चों का कर रहे हैं, तो क्या है? आपकी मानसिक स्थिति 10 साल की है, मानसिक आयु, लेकिन वास्तविक आयु 8 साल की है। तो आपकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 2 पंचे 10, 25 पंचे 125। तो इसकी बुद्धि लब्धि कितनी आई? 125। तो यह सामान्य बालक से अधिक तेज है या प्रखर बालक है। बुद्धि लब्धि इसकी यह बता रही है कैसा बालक है? प्रखर बालक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किस प्रकार करते हैं? तो प्रतिभाशाली बालक होते कौन है? सबसे पहले यह जानिए। प्रतिभाशाली वे बालक होते हैं जिनका आईक्यू लेवल बुद्धि लब्धि 140 प्लस होता है। वो कैसे बालक होते हैं? प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक में गुण क्या होगा? जो जिनका आईक्यू लेवल 140 हो, जिन्हें एक बार सवाल पढ़ाया जाए और वो समझ जाए, वो क्योंकि तेज माइंड के हैं, सभी बच्चों से ज्यादा तेजी से सीख पाते हैं, एक बार में ही समझ देते हैं, एक बार में ही समझ जाते हैं। उनमें सृजनात्मकता होती है और उच्च शैक्षणिक उपलब्धि प्रतिभाशाली बालकों में होती है। यह सारे गुण देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं बाल अपराध के 2 उपाय बताइए। बाल अपराध रोकने के 2 उपाय बताइए। तो सबसे पहले यह जानिए कि बाल अपराध है क्या। जब कोई बालक 18 साल से कम उम्र का है, 18 साल से कम उम्र का है और कोई अपराध करता है, कानूनी नियमों को तोड़ता है, तो उसका अपराध कैसा कहलाता है? बाल अपराध कहलाता है। तो बाल अपराध का कारण क्या है रोकने का? सबसे पहले बालक के माता पिता को जागरूक किया जाए, पारिवारिक वातावरण में सुधार, बच्चों को सही मार्गदर्शन और प्यार भरा माहौल देना चाहिए। जो बच्चा है अगर उसे सही मार्गदर्शन मिलेगा, क्या सही है क्या गलत है, नैतिक ज्ञान मिलेगा और प्यार भरा माहौल मिलेगा, तो वो अपराधी नहीं बनेगा, बाल अपराध नहीं करेगा। बाल अपराध बालक तब करता है जब उसकी निजी आवश्यकताएं हैं, जो मतलब मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अगर वो पूरी नहीं हो रही हैं तो बाल अपराध कर सकता है, या उसे घर परिवार से प्यार नहीं मिल रहा है तो बाल अपराध कर सकता है। तो इसलिए यह दोनों चीजों की जरूरत है। अब बढ़ते हैं, बाल अपराध के 2 कारण पूछा है, तो दूसरा है परामर्श सेवाएं। बाल अपराधियों को मनोवैज्ञानिक परामर्श और सुधार कार्यक्रम प्रदान करने चाहिए। जो बाल अपराधी हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? परामर्श सेवाएं देनी चाहिए। जो बाल अपराध के विशेषज्ञ हैं, जो बाल अपराध को कम करने वाले हैं, उनको उनसे मिलवाना चाहिए और सुधार कार्यक्रम में उनके साथ भेजना चाहिए। जब परामर्श लेंगे, राय लेंगे उनकी, तब बालकों में सुधार आएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अन्वेषण विधि की खोज किसने की? अन्वेषण का मतलब ही है खोज। तो खोज विधि की खोज किसने की थी? प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कृत्रिम अंगों का निर्माण क्या कहलाता है? तो जो कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं, जैसे जिनका हाथ कट गया हाथ बनाया जाता है, जिनका पैर कट गया पैर बनाया जाता है, तो कृत्रिम अंगों का निर्माण को क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक्स कहा जाता है, प्रोस्थेटिक्स कहलाता है। कृत्रिम अंगों का निर्माण क्या कहलाता है? प्रोस्थेटिक्स कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शरीर के आधे से अधिक भाग अवरुद्ध गति अक्षमता का नाम लिखिए। मतलब किसी भी व्यक्ति का आधे से ज्यादा शरीर काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, या बोला जाता है पैरालिसिस। पैरालिसिस कहा जाता है जब किसी व्यक्ति का आधा से ज्यादा अंग काम नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, समायोजन एवं परिष्करण में क्या अंतर है? तो समायोजन क्या है और परिष्करण क्या है? इसका अर्थ है खुद को नई परिस्थितियों या वातावरण के अनुकूल ढालना ही क्या है? समायोजन है। और परिष्करण क्या है? किसी कौशल या व्यवहार को बेहतर बनाना। जो कौशल आपने सीखा है या व्यवहार सीखा है
उसको और बेहतर बनाना ही क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। तो समायोजन और परिष्करण दोनों क्लियर हुए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शरीर के अंगों के असमन्वित गति क्या कहलाती है। असमन्वित का मतलब है मिला जुला कर काम न करना। कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है तो देखता उधर है, या मुंडी हिलाते रहता है, तो क्या है, असमन्वित गति है। तो इसको बोला क्या जाता है, अटेक्सिया, अटैक्सिया बोला जाता है। अगर शरीर के अंगों में असमन्वित गति है तो उसे क्या बोला जाता है, अटैक्सिया बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सहायक उपकरणों का निर्माण की प्रक्रिया का क्या नाम है। सहायक उपकरणों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पुनर्वास इंजीनियरिंग कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निसशक्तता के प्रतिमानों का नाम उल्लेख कीजिए। निसशक्तता के प्रमुख प्रतिमान कौन कौन से हैं। चिकित्सा प्रतिमान और सामाजिक प्रतिमान होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, आप कक्ष में श्रवण निसशक्त बच्चों की पहचान कैसे करेंगे। श्रवण निसशक्त का मतलब है श्रवण अक्षम, जो कानों से सुन नहीं पाते हैं, जो कानों से कम सुन पाते हैं, उनकी पहचान क्या है। वो कानों को आपकी तरफ घुमाकर सुनने की कोशिश करेंगे, या आप कुछ बोलेंगे तो बार बार रिपीट करने को बोलेंगे। तो ये सारे पहचान है कि वो क्या है, श्रवण निसशक्त है, उसको सुनने में प्रॉब्लम है। श्रवण निसशक्त पहचान इन तरीकों से किया जाता है। अक्सर वह ध्यान नहीं देता है, उनमें कुछ कहा जाता है, मतलब वो सुनेगा ही नहीं तो ध्यान कहाँ से देगा। तो ये सारी कमियों की वजह से। और ऊंची आवाज बोलते हैं, क्योंकि जब भी आप ईयरफोन लगाते हैं तो आप ऊंची आवाज सुनते हैं, तो जब भी कोई शब्द बोलते हैं तो ऊंचा उच्चारण बोलते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं और उच्चारण स्पष्ट नहीं होता है। वे निर्देशों के पालन में संघर्ष करते हैं। भाई जब वो सुन नहीं पा रहा है तो संघर्ष तो करेगा ही ना। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। बढ़ते प्रश्नों को करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि समावेशी शिक्षा से क्या समझते हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब है सार्वभौमिक शिक्षा। सार्वभौमिक शिक्षा का मतलब है बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चों को सामान्य विशिष्ट आवश्यकता वाले एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाना, ताकि वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो ये क्या है, समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा की क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं, अपवंचित बालक से क्या अभिप्राय है। अपवंचित बालक वो होते हैं जिनकी मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे वस्त्र नहीं होता, पढ़ने के लिए कॉपियां उपलब्ध नहीं होती, वो कैसा बालक है, अपवंचित बालक है। अपवंचित बालक वे हैं जिनके सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारणों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना। मतलब जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अगर उससे वंचित है वह बालक तो कैसा बालक है, अपवंचित बालक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, और सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है। और 90 से कम जो बालक होते हैं वो कैसे होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं। पिछड़े बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से कम होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बुद्धि बाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। बुद्धि बाधित बालकों की शिक्षा विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा होनी चाहिए। जो शिक्षक प्रशिक्षित हैं उनके द्वारा बुद्धि बाधित बालकों की, जो मूर्ख बालक हैं, जो एक बार में बातों को समझ नहीं पाते हैं, जिनको समझ में नहीं आता, जड़ प्रकार के हैं, तो उनको प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता हो। इनमें सरल पाठ्यक्रम और व्यवहारिक कौशल पर अधिक ध्यान दिया जाए। मतलब उनको इस लेवल से पढ़ाया जाए कि मतलब उनकी जो दैनिक जीवन में जो चीजें देख रहे हैं उनसे उदाहरण देकर व्यवहारिक कौशल तरीके से सिखाया जाए। तो उनकी जो शिक्षा है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, बिल्कुल व्यवहारिक जीवन का उदाहरण देते हुए उन्हें समझाना चाहिए, और सरल तरीके से और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा होनी चाहिए। बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। बुद्धि लब्धि वह संख्या, मैंने कहा ना स्कोर कार्ड है, जो व्यक्ति के सामान्य मानसिक योग्यता को दर्शाता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या है, वह स्कोर कार्ड बुद्धि लब्धि संख्या दर्शाती है। इसका सूत्र क्या, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। मानसिक आयु वास्तविक आयु के अनुपात को मापा जाता है। उदाहरण के लिए जो मैंने बताया था, बिल्कुल 10 वर्ष का बालक है, उसकी मानसिक आयु, इसमें क्या हो गया, उसकी बुद्धि लब्धि 80 आ गई,
मैंने वहां पर उदाहरण लिया था, उसका जो मानसिक आयु है वो 10 साल की है और वास्तविक आयु 8 साल की है। तो यहाँ पर क्या है, वास्तविक आयु 10 साल की है, मानसिक आयु 8 वर्ष की है, तो उसकी बुद्धि लब्धि 80 है, मतलब सामान्य बालकों से कमजोर है। विशिष्ट बालकों की दो विशेषता बताइए। तो विशिष्ट बालक वो होते हैं जिन, और विशिष्ट बालकों में वो आते हैं जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। वे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं बुद्धि, क्षमता और व्यवहार में। इनमें विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं होती है जिन्हें पूरा करना आवश्यक होता है, मतलब विशेष शिक्षा की, व्यक्तिगत शिक्षा की आवश्यकता होती है जो विशिष्ट बालक होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं दो परीक्षाओं का उल्लेख कीजिए। तो सृजनात्मक बालकों की पहचान के लिए कौन कौन सी दो परीक्षाएं ली जाती हैं। तो पहला है टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, दूसरा है गिलफोर्ड टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। यह दो प्रकार के परीक्षाएं ली जाती हैं सृजनात्मक बालकों के लिए। सृजनात्मक का मतलब होता है रचनात्मक बालक, जो क्रिएटिव लाता है, क्रिएटिविटी जिसमें होती है, कलात्मक क्रियाएं जो करता है, वो कैसा बालक है, सृजनात्मक बालक होता है। शैक्षणिक पिछड़ेपन के दो कारण बताइए। तो शैक्षणिक पिछड़ेपन के दो कारण हो सकते हैं। शारीरिक कारण हो सकते हैं कि वह क्या है, बहरा है, कम दिखाई देता है, तो यह भी कारण हो सकते हैं शैक्षिक में पिछड़ने का। दूसरा है पारिवारिक कारण, बेहतर वातावरण न मिलने पर भी क्या होता है, बालक पिछड़ जाता है। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं, जिसका व्यवहार दूसरे के व्यवहार को समस्या उत्पन्न कर दे, मतलब ऐसा बालक जो उपद्रवी है, जो दूसरों के लिए समस्या उत्पन्न कर देता है, वो कैसा बालक है, समस्यात्मक बालक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बाल अपराध रोकने के दो उपाय बताइए। देखिए, एक चीज है, डीएलएड का एक ऐसा एग्जाम है जिसके पेपर में 60 से 70% जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए काफी प्रश्न खुद ही रिपीटेड है, केवल 2 साल के अंतर। अगर आप लोगों ने 5 से 6 सालों का सवाल प्रीवियस ईयर देख लिया है तो आपके 60 से 70% प्रश्न तो ऐसे ही क्लियर हो गए हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो भाई प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए जो कॉलेज वाला ग्रुप है, जिससे और दोस्तों को बेनिफिट मिल सके। और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बाल अपराध रोकने के दो उपाय बताइए। तो बाल अपराध रोकने के जो दो उपाय हैं वो कौन कौन से हैं, पारिवारिक वातावरण में सुधार किया जाए और परामर्श सेवाएं दिए जाए, मनोविश्लेषण तरीके से बालक को समझाया जाए और मनोवैज्ञानिक से परामर्श दिलाया जाए। ये उपाय से ही बाल अपराध को कम किया जा सकता है। निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। निर्देशन का मतलब होता है रास्ता बताना या मदद करना। जब कोई व्यक्ति से आप रास्ता पूछते हैं कि मुझे वहां जाना है, तो व्यक्ति चलता नहीं है लेकिन आपको बताता है यहाँ से सीधे जाइए, लेफ्ट ले लीजिएगा, उसके बाद ही उनका घर है। तो जो उसने यह निर्देश दिया, जो बातें बताई, जो अपना विचार रखा, वो क्या है, निर्देशन। वो क्या है, निर्देशन है। जो दे रहा है वो है, जो दे रहा है वो निर्देशक है, जो उसने दिया अपनी राय वो क्या है, निर्देशन है। और निर्देशन कोई भी दे सकता है, आपके सम उम्र का दे सकता है, आपके समान उम्र का दे सकता है, या आपसे सीनियर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन परामर्श में जो आपको समस्या है उसका विशेषज्ञ ही आपको परामर्श दे सकता है। ये चीजें याद रखिएगा, परामर्श में सबसे बड़ा अंतर यही है। तो निर्देशन का अर्थ है मार्गदर्शन करना। यह एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के उसकी समस्या का समाधान करने और जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। तो निर्देशन का यही काम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। तो समावेशी शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। मतलब समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना, मतलब बिना किसी भेदभाव के सभी को एक साथ शिक्षा प्रदान करना, ये क्या है, समावेशी शिक्षा है। जबकि सामान्य शिक्षा केवल सामान्य बालकों पर केंद्रित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निर्देशन के दो उद्देश्य बताइए। निर्देशन का उद्देश्य होता है कि वह समायोजन कर सके, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। विद्यालय में समायोजन में सहायता करना ही समायोजन का, निर्देशन का उद्देश्य होता है।
और छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार विषय चुनने में मदद कौन करता है? निर्देशन करता है। उनको लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग कौन करता है? निर्देशन करता है। परामर्श का अर्थ स्पष्ट कीजिए। परामर्श का अर्थ होता है राय देना। परामर्शदाता या प्रार्थी के बीच संबंध स्थापित करना, जिसमें प्रार्थी अपनी समस्या को खुलकर चर्चा कर सके और स्वयं समाधान खोज सके। मतलब क्या करता है कि कोई एक जिसकी जो समस्या है वह उस विशेषज्ञ से मिलता है, अपनी सारी बात बताता है और वह उस बात को, उसकी सारी समस्या को सुनने के बाद में अपनी राय देता है। वही क्या कहलाता है? परामर्श कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निर्देशन और परामर्श के दो प्रमुख अंतर। निर्देशन कोई भी दे सकता है, परामर्श उस समस्या का विशेषज्ञ देता है। निर्देशन और मार्गदर्शन किया जाता है। निर्देशन में मार्गदर्शन किया जाता है, जबकि परामर्श में व्यक्ति को स्वयं समाधान खोजने के लिए मदद मिलती है। मतलब व्यक्ति के स्वयं का समाधान खोजने में मदद किसमें मिलता है? परामर्श में मिलता है। प्रकृति, निर्देशन में सामूहिक हो सकता है। निर्देशन जो होता है सामूहिक होता है, जबकि परामर्श जो होता है वो व्यक्तिगत दिया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की समस्या अलग अलग होती है और हर व्यक्ति की समस्या का समाधान अलग अलग ही किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले सत्र की ओर 2016 की तरफ। तो 2016 में जो प्रश्न आए हैं, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है वार्तालाप के माध्यम से। किसी व्यक्ति को जो समस्या है उसका समाधान कैसे दिया जाता है? वार्तालाप के जरिए समस्या का समाधान किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के दो उद्देश्य बताइए। जैसे आप इस समय डीएलएड कर रहे हैं, तो आपको समावेशी शिक्षा क्यों प्रदान की जा रही है? इसके दो उद्देश्य क्या क्या हैं? वे समावेशी बालकों की क्षमताओं, रुचियों और समस्याओं से परिचित हो सकें। और इसके अलावा और किस लिए दी जाती है? कि वे समावेशी बालकों के प्रति धैर्यशील हो सकें। समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है कि जब जिस विद्यालय में आप जाएं, तो वहां पर अगर समावेशी शिक्षा चल रही है, समावेशी शिक्षा में अलग प्रकार के, हर एक प्रकार के बालक उस क्लास में होंगे, तो पता लग रहा है कि आप उस क्लास में समायोजन नहीं कर पाए। आपने जो बात बोली और कोई लगता है श्रवण, मतलब उसके सुनने की क्षमता कम है, आपने शब्द बोला और ब्लैक बोर्ड पर लिखा नहीं, वो सुन तो पाया नहीं। अगर ब्लैक बोर्ड पर लिखते तो देख कर पढ़ लेता, तो उसमें सुनने की अक्षमता है, तो आपने उसको कहा, बोला, सुनाई नहीं दिया, फट से पीट दिए। तो कुल मिलाकर धैर्यशील होना पड़ेगा। समावेशी शिक्षा में आपको कंट्रोल रह के सभी बच्चों की स्पीड को देखते हुए, कोई विशिष्ट बालक है, कोई पिछड़ा बालक है, तो हर सभी को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। कोई प्रतिभाशाली है, एक बार में ही बात समझ में आ जाएगी, कोई पिछड़ा बालक है, बार बार समझाना पड़ेगा, तो धैर्यशील होना पड़ेगा। इसीलिए आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, यही उद्देश्य होता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना, बिना किसी भेदभाव के, चाहे उसमें विकलांग हो, चाहे पिछड़ा बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, किसी भी प्रकार का बालक हो, सबको एक साथ शिक्षा देना, शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना, इस समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक अक्षमता वाले, मानसिक अयोग्यता वाले, भावनात्मक व्यवहारिक विकलांगता और धीमी गति से सीखने वाले बच्चे आते हैं। मैंने बताया ना, समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चे आ जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नता होती है? तो ये सामान्य बच्चे नहीं, पिछड़े बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नता देखने को मिलती है? तो पिछड़े बालकों में सामान्य बच्चों से मंद गति से सीखने, बुद्धि लब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रित में समस्या, सृजन क्षमता में कमी, मानसिक भिन्नता जैसी समस्याएं पिछड़े बालकों में देखने को मिलती है। तो सामान्य बच्चों की दो विशेषता बताइए। सामान्य बच्चे होते कौन है? सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है। इनका शारीरिक मानसिक रूप से परिपक्व होना। दूसरी विशेषता क्या होती है? सामान्य बच्चे होते हैं, जिस प्रकार से शरीर चल रहा है उसी हिसाब से इनके मानसिक विकास हो रहे हैं। कोई बालक होता है शारीरिक विकास कम हुआ लेकिन मानसिक स्तर बहुत हाई लेवल का होता है, वो प्रतिभाशाली बालक होते
है। यह सारी चीजें 2 विशेषताएं हो गई सामान्य बालकों की। अब बात करते हैं पिछड़े बच्चों का क्या अभिप्राय है। पिछड़े बालक कौन होते हैं, सबसे पहले यह जानिए। पिछड़े बालक वो होते हैं जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं उस कक्षा में जो सामान्य बालक हैं उनसे जो बच्चे पीछे चल रहे हैं वो कैसे बालक हैं, पिछड़े बच्चे हैं। जो बच्चे अपने कार्य में अपने सामान्य साथियों से पीछे रहते हैं उन्हें पिछड़े बच्चे कहे जाते हैं या पिछड़ा बालक कहा जाता है। बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिखे। तो वास्तविक आयु गणना के लिए क्या होता है, मानसिक आयु बटे बुद्धि लब्धि गुणा 100। मतलब कुल मिलाकर बुद्धि लब्धि फार्मूले को उलट फेर करके यह पूछा है। तो बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। यही फार्मूला होता है बुद्धि लब्धि का। और बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बालकों को किस प्रकार, आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखे। तो आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम सभी बालक कौन कौन से हैं। आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बालक निम्न प्रकार के होते हैं। कोई दृष्टि बाधित होता है, कोई वाणी बाधित होता है, कोई श्रवण बाधित होता है, कोई अस्थि बाधित बालक होता है। यह आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बालक होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मध्यम रूप में दृष्टि बाधित व्यक्ति के नेत्रों में देखने की क्षमता कितनी होती है। मध्यम रूप में दृष्टि बाधित बच्चों में क्षमता कितनी होती है, 6/18। और जो सामान्य होते हैं उनका 6/6 होता है। और 6/18 से 6/60 तक किसकी होती है क्षमता, मध्यम वालों की होती है। अगर 6/6 है तो उनकी क्षमता कितनी है, एकदम सामान्य व्यक्ति के बराबर है उनके दृष्टि क्षमता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वाक दोष का मतलब है कि बोलने में अगर किसी को समस्या है तो क्या है, वाक दोष है। वाणी या बोलने में विकार, हकलाना, तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण ही क्या है, वाक दोष है। अस्थि बच्चों की पहचान संबंधित लक्षण लिखिए। अस्थि बच्चों की पहचान कैसे होती है, चलने दौड़ने में कठिनाई होती है अस्थि बच्चों में। और क्या, हाथ पैरों में विकृतियां या असामान्य मुद्राएं होती हैं। हाथों या पैरों में टेढ़ापन देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं। असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत बच्चे आते हैं सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पर्याप्त सुविधा नहीं पाते हैं, जो मूलभूत आवश्यकताओं को नहीं पूरा कर पाते हैं, वह असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत आते हैं। अपवंचित बालक कैसे हैं, असुविधा संपन्न समूह के बालक होते हैं। निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है। तो निर्देशन और परामर्श बालकों के भविष्य मार्ग प्रदर्शित करने में उन्हें आवश्यकता पड़ती है। वह स्व निर्णय लेने में जहां अक्षम होते हैं वहां लोगों की सहायता लेते हैं, क्षमता देने के लिए आवश्यक है। निर्देशन और परामर्श क्या करता है, बालकों की क्षमताओं को और निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, परामर्श का क्या उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य है कि व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करना, उसके व्यवहार अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाना ही परामर्श का उद्देश्य होता है। पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। पर्यवेक्षण का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी चीज का निगरानी रख रहा है कि वह सही ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो क्या है, पर्यवेक्षण है। तो पर्यवेक्षण आवश्यकता क्यों है, गतिविधियों का मूल्यांकन करने और अध्यापकों की कुशलता बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए, पूरे प्रश्न हुए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।